हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरुण कुमार। एक बार फिर से नीट स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग सेमेस्टर 2 जियोग्राफी ऑनर्स का प्रैक्टिकल फाइल देखने वाले हैं। ये प्रैक्टिकल फाइल बीबीयू सेमेस्टर 2 यानी विनोबा भावे सेमेस्टर 2 में पूछा गया है। ठीक है, मतलब विनोबा भावे सेमेस्टर 2 का प्रैक्टिकल फाइल है। यदि आप किसी दूसरे यूनिवर्सिटी से है, जैसे मान लेते हैं यदि आप BBMKU से हैं, विनोद बिहारी कल्याणचल यूनिवर्सिटी धनबाद से हैं, या SKMKU सिद्धू कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका से हैं, तो उसके लिए भी ये प्रैक्टिकल फाइल बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि लगभग सभी यूनिवर्सिटी में जो सिलेबस रहता है वो सेम रहता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि सबसे पहले आपको एक बड़ा सा प्रैक्टिकल फाइल खरीदना है। A4 या A5 साइज का होता है, उसे आप खरीद लीजिएगा। ठीक है, तो चलते हम लोग जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो प्रैक्टिकल फाइल का फर्स्ट पेज होता है, ठीक है, जो कहते हैं कि नहीं, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, उसे आपको सजा कर रखना पड़ेगा। जो पहला प्रभाव रहेगा वही आपका अंतिम प्रभाव रहेगा। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिकल फाइल के फर्स्ट पेज अच्छा से एकदम सजा के लिखना है। तो फर्स्ट पेज में आपको सबसे पहले नेम लिखना है। आप यहाँ नेम लिख लीजिएगा। या उसके बाद आपको क्लास लिखना है, तो आप कौन से क्लास में पढ़ते हैं यहाँ लिख लीजिएगा। उसके बाद रोल नंबर आपको क्लास रोल नंबर लिखना है। ठीक है, तो यहाँ लिख लीजिएगा आप। उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है, मतलब तो यहाँ जियोग्राफी आप लिख सकते हैं, प्रैक्टिकल जियोग्राफी। ठीक है, उसके बाद ईयर का बात करें कि आप कौन से ईयर में हैं, तो आप यहाँ लिख लीजिएगा। उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी रोल नंबर लिखना है, मतलब आपकी एडमिट कार्ड में जो रोल नंबर है उसी को आप यहाँ लिख दीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पेज हुआ, प्रैक्टिकल फाइल का फर्स्ट पेज हुआ। तो चलते हैं हम लोग अगले पेज की ओर। जो अगला पेज हमारा है, ठीक है, तो क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित आंकड़ों की सहायता से गिरिडीह का हैदर ग्राफ बनाइए। तो आपको हैदर ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो आप किसी भी शहर का नाम ले सकते हैं। यहाँ हमने अपना शहर का नाम ले लिया। उसके बाद आपको सबसे पहले माह लिखना, यानी मंथ का नाम लिखना है। तो आप यहाँ लिख लीजिएगा जनवरी फरवरी इस तरह करके दिसंबर तक। उसके बाद आपको लिखना औसत मासिक तापमान डिग्री सेंटीग्रेड में। तो उसके बाद आपको लिखना है औसत मासिक वर्षा सेंटीमीटर में। ठीक है, तो आप इसे लिख लीजिएगा। आप इसे नोट करने के बाद इसका एक ग्राफ बनाना पड़ेगा। ठीक है, हैदर ग्राफ बनाना पड़ेगा। इसका जो ग्राफ है उसे हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आपको टॉपिक का नाम लिखना है। जैसे हम लोग यहाँ अभी हैदर ग्राफ का टॉपिक बना रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपका हेडलाइन में हैदर ग्राफ का टॉपिक होगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक ग्राफ पेपर लेना है। ग्राफ पेपर में आप उसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मतलब आप देख के बना सकते हैं। नीचे में औसत मासिक वर्षा लिखना है आपको। ठीक है, और इधर लिखना है औसत मासिक तापमान। तो आप इसे लिख लीजिएगा और इस प्रकार से आपका हैदर ग्राफ जो है वह बन जाएगा। ठीक है, तो अगले टॉपिक की ओर हम लोग चलते हैं। अगला टॉपिक का प्रश्न जो है वह है, निम्नलिखित आंकड़ों की सहायता से कलकत्ता का क्लाइमेटोग्राफ बनाइए। तो आपको जो आंकड़ा दिया जा रहा है उसकी सहायता से आप कलकत्ता का आंकड़ा बनाना है। ठीक है, मतलब कलकत्ता का क्लाइमेटोग्राफ बनाना है। तो आप अपने शहर का भी नाम लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको माह लिखना है, जनवरी फरवरी इस तरह करके आप दिसंबर तक लिख लीजिएगा। उसके बाद औसत तापमान सेंटीग्रेड में, तो आप लिख लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद औसत वर्षा सेंटीमीटर में, जिस तरह हमने अभी हैदर ग्राफ का देखा। ठीक है, सेम उसी तरह से यह चार्ट है, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग इसका ग्राफ देखते हैं। तो चलते हैं हम लोग इसका ग्राफ देखते हैं। तो किसी भी ग्राफ को देखने से पहले मैंने पहले बता दिया कि आपको उसका हेडलाइन लिखना पड़ता है। तो हम लोग अभी क्लाइमेटोग्राफ बना रहे थे। ठीक है, तो इसका आप हेडलाइन लिख लीजिएगा। और यह जो क्लाइमेटोग्राफ है यह इस तरह से कुछ बनेगा। ठीक है, तो आप इसे बना लीजिएगा। और प्रैक्टिकल फाइल है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा नंबर मिल जाएगा, 40 मार्क्स का रहता है। तो आगे हम लोग चलते हैं। जो अगला टॉपिक का प्रश्न है, निम्नलिखित आंकड़ों की सहायता से आगरा का पवन तथा दृश्यता आरेख की रचना कीजिए। तो आपको एक दृश्यता आरेख यानी पवन और दृश्यता आरेख की रचना करना है। ठीक है, आगरा का आप किसी भी शहर का नाम ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पवन की दिशा देना है। तो पवन की दिशा की बात करें तो उत्तर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ देना आपको दिनों की संख्या। तो इस तरह से आप चार्ट तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, चार्ट तैयार करने के बाद आपको उत्तर में, जैसे हम लोग देख सकते हैं, उत्तर में है 38, उत्तर पूर्व में है 29, पूर्व में है 27, दक्षिण पूर्व में है 13, दक्षिण में है 14, दक्षिण पश्चिम में है 32, पश्चिम में है 77, उत्तर पश्चिम में है 92 दिन, यानी दिनों की संख्या मतलब जो है ना। और शांत है सो 43 है, मतलब जो यहाँ दिशा है, पवन की दिशा है, मतलब उत्तर दिशा है वह 38 दिनों तक रहा। उत्तर पूर्व 29 दिनों तक रहा। ठीक है, उस दिशा में चला। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा और एक अच्छा प्रैक्टिकल फाइल बना सकते हैं। ठीक है, तो इसका हम लोग ग्राफ देखते हैं। तो ग्राफ देखते हैं। ठीक है,
तो मैंने पहले ही बता दिया, किसी ग्राफ का हेडलाइन सबसे पहले हमें उसका हेडलाइन देना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग दे देंगे विंड रोज एंड विजिबिलिटी डायग्राम। तो जो इसका था पवन एंड दृश्यता आरेख, ठीक है, तो वही इसका है हेडलाइन। और कुछ यह इस तरह बनेगा, ठीक है। यहाँ हम लोग यहाँ एक वृत्त टाइप का दे देंगे और इसमें 43 देंगे। यहाँ 43 जो है वह है शांत दिनों की संख्या, ठीक है। उसके बाद आपको एक स्केल बनाना है। इतना इधर मतलब ये 5 है और ये 10 है, इधर से आप लिख सकते हैं 5 10, और इधर इतना 10 है 20 है। तो इस तरह से आप स्केल बना लीजिएगा। अगले टॉपिक की ओर हम लोग चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा निम्नलिखित आंकड़ों का तुंगता बारंबारता आवृत्ति ग्राफ अल्टरमेट्रिक फ्रीक्वेंसी ग्राफ बनाइए। तो ऊंचाई मीटर में है। जो अल्टरमेट्रिक फ्रीक्वेंसी ग्राफ होता है, ठीक है, उसे उसका जो ऊंचाई होता है मीटर में दिया रहता है, ठीक है। तो आप इस तरह से आंकड़ा देख सकते हैं। 105 से है, 120 24 है, और इस तरह से 298 लास्ट में है, ठीक है, 298। तो आंसर आपको लिखना है वर्ग अंतराल यानी क्लास इंटरवल 100 से 25। आप कुछ भी अपना हिसाब से क्लास इंटरवल ले सकते हैं, ले लीजिएगा। मिलान चिन्ह यहाँ लिखना है टेलीमार्क, ठीक है। और बारंबारता या प्रतिशत में। तो जो वर्ग अंतराल है उसके हिसाब से हम लोग देख सकते हैं कि 100 से 125 हमने लिया है, ठीक है। तो इसके बीच में कितनी संख्या आता है उसको आपको मिलान चिन्ह में लिखना। जैसे 100 और 125 के बीच में 3 आता है, तो आपको 3 दे देना, ठीक है। 3 डंडे दे देना, 1 2 और 3, और बारंबारता 3 लिख देना, ठीक है। बारंबारता प्रतिशत 3 लिख देना। उसी प्रकार से यदि आप 125 से 150 में 4 लिख देना है। और जो 5 रहता है, ठीक है, तो जो 5 रहता है उसको 4 इस तरह दे देते हैं। उसके बाद 5वां के लिए हम लोग तिरछा काट देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से 5 बन जाता है, जो है ना मिलान चिन्ह वह 5 बन जाता है। तो आप इस तरह बना लीजिएगा। और नीचे में आपको लिखना कुल योग। तो कुल योग टोटल निकालने पर आपका 32 आ जाएगा, ठीक है। जोड़ लीजिएगा अपना, इसे आप बना लीजिएगा अपने प्रैक्टिकल फाइल में। चलते हुए हम लोग इसका ग्राफ देखते हैं। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं हम लोग। सबसे पहले आपको इसका टॉपिक देना हेडलाइन। तो हेडलाइन हम लोग दे दिए हैं अल्टरमेट्रिक फ्रीक्वेंसी ग्राफ। उसके बाद यह ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। आपको यहाँ लिख देना है क्लास इंटरवल, ठीक है। मतलब हम लोग इतना 100 से 125 तक क्लास इंटरवल लिए थे, और इधर हम लोग लिए थे फ्रीक्वेंसी। तो आप इधर फ्रीक्वेंसी लिख दीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अल्टरमेट्रिक फ्रीक्वेंसी बना लीजिएगा, ठीक है। चलते हुए हम लोग अगले टॉपिक की ओर। तो अगला टॉपिक का प्रश्न है निम्नलिखित आंकड़ों को गोलीय आरेख के द्वारा प्रकट कीजिए, ठीक है। गोलीय आरेख के द्वारा प्रकट करना है। जनगणना 2011 के अनुसार है, ठीक है। जो ये आंकड़ा है वह जनगणना 2011 के अनुसार है। यहाँ सबसे पहले आपको महानगर लेना है। हमने यहाँ मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद और चेन्नई को लिया। आप किसी भी शहर की मतलब जो है उसकी आंकड़ा को ले सकते हैं, ठीक है। और जनसंख्या, यहाँ जनसंख्या दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद निकट संख्या लाख में। तो जो ये संख्या है उसके निकट यानी लाख के निकट में लिखना है। तो आप इस प्रकार से लाख के निकट में बदल लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको इसका घनमूल निकालना है। घनमूल निकालने के बाद आपको गोले का अर्धव्यास निकालना है, ठीक है। सेंटीमीटर में दिया हुआ, तो आप इसे निकाल लीजिएगा। और इसको निकालने के बाद अभी हम लोग समझेंगे, ठीक है, गोलीय आरेख इसका बनाना है। तो जो इतना आता है इसका यहाँ दो आया, तो 2 सेंटीमीटर का हमें एक वृत्त बनाना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ 1.9.1 आया है, 1.91 आया, ठीक है। तो इसका हमें एक वृत्त बनाना है। तो चलते हुए हम लोग इसका ग्राफ देखते हैं। तो जो इसका डायग्राम है, ठीक है, वह इसका हेडलाइन है स्फेरिकल डायग्राम, ठीक है। तो यानी गोलीय आरेख, ठीक है। तो ये मुंबई था, हमने यहाँ 2 सेंटीमीटर देखा था, ठीक है। तो 2 सेंटीमीटर का हमने यहाँ एक वृत्त ले लिया और इसे इस तरह से बना दिया। तो ये मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, फिर बेंगलोर हो गया, इसी प्रकार से हैदराबाद, अहमदाबाद और चेन्नई। तो आप इस तरह से स्फेरिकल डायग्राम बना सकते हैं, यानी गोलीय आरेख बना सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है हमारा प्रश्न। जो अगला टॉपिक का प्रश्न है, ठीक है। तो अगला टॉपिक का प्रश्न है निम्नलिखित आंकड़ों के द्वारा एक वलय आरेख रिंग डायग्राम की रचना कीजिए। रिंग डायग्राम का रचना करना है, ठीक है। तो यहाँ दिया हुआ है भूमि का वर्गीकरण, मतलब किस प्रकार से भूमि पाया जाता है उसे देना। जैसे एक में है प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य अकृष्ट भूमि। 3 नंबर में है कृष्ट के लिए अपर्याप्त भूमि, 1 कृष्ट भूमि, ठीक है। तो क्षेत्रफल यहाँ दिया हुआ करोड़ हेक्टेयर में है, यानी हेक्टेयर है, ठीक है। तो 2.40 हेक्टेयर है, ठीक है। और इस तरह से वर्गमूल निकालना हमें इसका, और वृत्त का अर्धव्यास। तो जो सेम उसी तरह से जो इसका यहाँ आएगा, ठीक है, जैसे इसका 1 आ गया, तो उसी के हिसाब से हमें इसका वलय आरेख यानी रिंग आरेख बनाना है, रिंग डायग्राम बनाना है। तो चलते हुए हम लोग इसका डायग्राम देख लेते हैं।
तो जो हमारा रिंग डायग्राम बनेगा, ठीक है, तो रिंग डायग्राम आप कुछ इस प्रकार बना लीजिएगा, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं आपको हर बार डायग्राम में आपको इंडेक्स देना है, तो इंडेक्स दे लीजिएगा, ठीक है। आपको यहाँ लिखा हुआ है, आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग अगले टॉपिक की ओर। तो जो हमारा अगला टॉपिक का क्वेश्चन है, ठीक है, वह है निम्नलिखित आंकड़ों का लॉरेंज वक्र, लॉरेंज कर्व की रचना कीजिए, ठीक है। तो लॉरेंज कर्व की रचना करना हमें सबसे पहले आपको क्वेश्चन चावल हेक्टेयर इस तरह करके कुछ भी किसी भी क्षेत्र के बारे में दिया हुआ है, मतलब हो सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ चावल क्षेत्र के बारे में दिया हुआ है हेक्टेयर में, ठीक है। इसका प्रतिदर्श ग्रामों की संख्या जनपद, यानी आपको इसी तरह से दिया हुआ होगा क्वेश्चन में। जैसे यहाँ 50 से 70 है, वह चावल का हेक्टेयर है, ठीक है। मतलब उसके बाद है 70 से 90, और ग्रामों की जो संख्या है, प्रतिदर्श ग्रामों की संख्या 15, 20, 25, 30, 35 इसी तरह करके, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इसका इस तरह से इस फॉर्मेट में आपको चेंज करना है। तो क्वेश्चन ये वाला है, ठीक है, और आपको इस फॉर्मेट में पहले चेंज कर लेना, तभी आपका आंसर बनेगा। तो हमें सबसे पहले लिखना है चावल हेक्टेयर, चावल क्षेत्र हेक्टेयर, फिर मध्य मूल्य हेक्टेयर, संचय मूल्य, संचय प्रतिशत, जनपद, संचय आवृत्ति, संचय प्रतिशत। यदि आप इस प्रश्न को नहीं समझ सकते हैं, ठीक है, तो आप कमेंट करिए। यदि नहीं समझ पाते हैं तो मैं इस टॉपिक पर एक पूरा रिलेटेड वीडियो बना दूंगा, ताकि आप समझ सकते हैं, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए मैं शॉर्टकट अभी बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसे देख सकते हैं, आप इसे इस प्रकार से नोट कर लीजिएगा। उसके बाद इसका हम लोग डायग्राम देखते हैं, ठीक है, ठीक है। तो लॉरेंज कर्व का कुछ इस प्रकार से यह कर्व बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ हेडलाइन देना है लॉरेंज कर्व, हम लोग यहाँ दे दिए हैं। उसके बाद आपको एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस लिख लेना है, ठीक है। और यहाँ देख सकते हैं हम लोग राइस एरिया इन परसेंटेज इतना दिया हुआ है, और इधर दिया हुआ है नंबर ऑफ विलेज इन प्रतिशत एंड इन परसेंट। तो नंबर ऑफ विलेज इन परसेंट यानी जो है गाँव की संख्या, ठीक है, वो प्रतिशत में दिया हुआ, और इधर है चावल क्षेत्र की प्रतिशत में, ठीक है। तो इसे देख सकते हैं आप, कुछ इसी तरह से लॉरेंज कर्व बनने वाला है, ठीक है। तो आप इसे बना लीजिएगा। अगले टॉपिक की ओर हम लोग चलते हैं। जो हमारा अगला टॉपिक है वह है प्रकीर्ण आरेख। प्रकीर्ण आरेख वह आरेख होता है जो दो चरों के मानों के कार्तिकीय निर्देशांक प्रणाली में दर्शाता है। इसमें एक चर स्वतंत्र चर होता है, जबकि दूसरा चर परतंत्र चर होता है, ठीक है। स्वतंत्र चर को x अक्ष पर तथा परतंत्र चर को y अक्ष पर दर्शाया जाता है। इस प्रकार के आरेख में हमें बिंदुओं का एक समुच्चय प्राप्त होता है, जो यह बताता है कि एक चर के बदले पर दूसरे चर के मानों में किस प्रकार से परिवर्तन होता है। तो यह प्रकीर्ण आरेख के बारे में था, ठीक है। तो आप इसे एक बढ़िया से प्रैक्टिकल फाइल में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप जो यहाँ ये क्वेश्चन दिया हुआ आप इसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैं बनाने का प्रयास कर रहा था लेकिन नहीं बना, तो आप इसे नोट नहीं करिएगा, ठीक है। तो इसका हम लोग डायग्राम देखते हैं, ठीक है। तो जो प्रकीर्ण आरेख है, ठीक है, तो वह है स्कैटर, इसे स्कैटर डायग्राम इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्कैटर डायग्राम। तो ए नंबर में कुछ इस तरह से बनने वाला है, ठीक है, डायग्राम परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, तो इस तरह से बनेगा ए नंबर में। बी नंबर में है परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है। और सी नंबर में है पैरिटल पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है, सी नंबर में कुछ इस तरह से बनेगा। डी नंबर में है पैरिटल नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है। और ई नंबर में है नो कोरिलेशन, यानी कोई संबंध नहीं बनता है। तो स्कैटर डायग्राम है, ठीक है, आप इसे आराम से एकदम नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा और आप इस प्रैक्टिकल को बनाकर एग्जाम में अच्छा मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। तो जो इसका मैप वाला है, मैप वाला प्रैक्टिकल मैं अगली वीडियो पर ला दूंगा, ठीक है। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।